नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप सिंह। देवभूमि पर चर्चा में आज बात होगी हिमाचल की सियासत की और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सीनियर लीडर से। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। मैं चाहता हूं कांग्रेस हाईकमांड से कि जल्दी से जल्दी जो है हमारे कार्यकारिणी की घोषणा करें और ब्लॉक लेवल पे जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां बनाएं ताकि जो है कांग्रेस पार्टी सुचारू रूप से काम करें। अब तो 2027 के इलेक्शन भी तो 2 साल बाद हमने फेस करने तब है पंचायतों के इलेक्शन आ गए, उससे पहले होना चाहिए कम से कम, ताकि पंचायत के कमेटियाँ तो करें, ब्लॉक लेवल कमेटियाँ तो करेगी, कौन कैंडिडेट कौन से कौन है, कौन जिला परिषद का कौन होगा, पंचायत समिति का कौन होगा। तो इस तरह से मैं अपने हाईकमान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस कमेटी का गठन करें। देखिए, जब सरकार बनी थी तो ये कहा गया था हाईकमान की तरफ से भी कि सभी को साथ लेंगे, और ऐसा जब लगता है लोगों को कि सरकार कांग्रेस की बनी है, हम सब लोगों ने मेहनत की है, सब लोगों ने काम किया है, हमारे प्रयासों से, वर्कर के प्रयासों से, कार्यकर्ताओं के प्रयासों से सरकार बनी है, तो सरकार में एक स्थान जो कार्यकर्ता है उसको अवश्य मिलना चाहिए। और उसके लिए भी मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात करती रही हूँ, और मैंने उनको यह भी कहा कि संगठन के महान कार्य से और उनके जो उन्होंने मेहनत की उसका फल से आज हमारी सरकार बनी है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लोगों की, सबकी, हिमाचल प्रदेश के सब लोगों की यही उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी हमारा संगठन बन जाएगा, क्योंकि आगे पंचायती राज के इलेक्शन आने वाले हैं। उसमें हमारे को बहुत मदद मिलती है अगर टाइमली हमारा संगठन का विस्तार हो जाता। हाईकमान से हमारी यही प्रार्थना है कि तुरंत संगठन का विस्तार किया जाए ताकि हम जो हमारा ग्रास रूट का कार्यकर्ता है उसको उत्साह मिल सके, और पंचायती राज के जो इलेक्शन दिसंबर में आ रहे हैं हम उसके लिए एकजुट होकर सब काम कर सकें। स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल कमेटी जो है वो रिव्यू कर रही है, तो उसकी छानबीन के साथ प्रॉपर जो है वो पीसीसी बनाई जाए। उस वजह से ये लेट हुआ है, और बड़ी जल्दी उसका जो है वो गठन हो जाएगा। तो देखा आपने कि हिमाचल में क्या कुछ चल रहा है राजनीति के लिहाज से, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस से सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी के सीनियर लीडर और बीजेपी से विधायक सतपाल सिंह सत्ती जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मैं रामलाल ठाकुर जी से करना चाहूंगा। ठाकुर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं कि पिछले 10 महीने का वक्त बीत चुका है, सरकार आपकी है, लेकिन संगठन में जो है कहीं ना कहीं उसके विस्तार की मांग लगातार कार्यकर्ता हूं, आप भी करते हुए कई बार नजर आते हैं। बहुत लंबा समय बीत गया है, वजह क्या मानते हैं, देरी क्यों हो रही है? देखो, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो काम है उसको बांटा, हिमाचल प्रदेश में पहले हमारे जो इंचार्ज थे वो कुछ और थे, और अब नए इंचार्ज जब से बन के आए हैं रजनी पाटिल जी, उसके बाद कई बार ये कहा गया कि जल्दी से, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है कि 10-11 महीनों से न प्रदेश की कार्यकारिणी है और न जो जिला की कमेटियां हैं या हमारे जो ब्लॉक है उनकी कमेटियों का जो है वो गठन नहीं हो सका है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ा आवश्यक है कि जल्दी से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को, चाहे वो प्रदेश लेवल की कमेटी का गठन करना हो या उसके बाद जो ज़िले हैं, ज़िलों का गठन होना है, उनके अध्यक्ष बनने हैं। और फिर साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे ब्लॉक हैं वो ब्लॉक तो जो है ना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो है वही बना सकते हैं, लेकिन हुआ ये है कि जब से ये कार्यकारिणी भंग हुई है
सिर्फ राज्य की जो अध्यक्षा हैं वो रही हैं, बाकी सारे जो यूनिट्स हैं वो सारे के सारे भंग हैं, चाहे वो ब्लॉक हैं, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटीज हैं, या हमारी जो प्रदेश लेवल कमेटीज हैं वो सारी जो है वो भंग है। मैं कहना चाहूंगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को जल्दी से जो है ये गठन करना चाहिए। इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अब पंचायतों के चुनाव भी आ गए हैं, हमारे जिला परिषदों के चुनाव होने हैं, ब्लॉक समितियों के चुनाव होने हैं, और अगर मान लो कार्यकारिणी या काम करने वाले जो फील्ड में हमारे जो लोग हैं वो अगर उनकी तैनाती समय पर नहीं होगी तो उससे पार्टी को नुकसान होगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जल्दी से हमारे जो ब्लॉक हैं या हमारे जिला के जो कांग्रेस की जो हमारी कमेटियां हैं उनको तुरंत जो है वो एक्टिव होके काम में लगाया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो चुनाव होने हैं और आगे को जो है जो हमारी पार्टी आगे जो है वो किस प्रकार से आगे आएगी, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि उसमें जो है वो पार्टी को फायदा होगा और जल्दी से जल्दी ये जो गठन है वो हो जाना चाहिए। बिल्कुल, अगले सवाल का जवाब आपसे लूं, लेकिन उससे पहले सत्ती साहब से भी रिएक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सत्ती साहब, आप विपक्ष में बैठे हैं और कहीं ना कहीं रामलाल ठाकुर जी को सुन रहे हैं, और ये स्थिति जो उत्पन्न प्रदेश में राजनीतिक स्तर पर आपके सत्ता पक्ष की पार्टी में हुई है, उनके संगठन में हुई है, क्या ये बीजेपी को फायदा दे रही है? सत्ती जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने इस चर्चा के अंदर हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस जैसे उनके सीनियर लीडर रामलाल ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस अलग अलग ग्रुपों के अंदर बटी हुई है, वो रामलाल ठाकुर जी और अन्य सब लोग जानते हैं कि बार बार दिल्ली बुलाया गया, बार बार दिल्ली से तय हुआ और फिर उसके बाद प्रभारी भी बदल गए, लेकिन कांग्रेस की जो हिमाचल के संगठन की रूपरेखा है वो नहीं बन पाई है। और उस रूपरेखा का कारण एक ही है कि कांग्रेस अलग अलग ग्रुपों में बटी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता है, मेरा काम नहीं है, वैसे तो कांग्रेस का जो अंदरूनी मामला है, हाईकमांड का उनका अंदरूनी मामला है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ऐसे अनेकों सीनियर लीडर्स हैं, जैसे मेरे सामने ही इतने डिस्कशन में सीनियर लीडर रामलाल जी बैठे हैं। 2-3 दिन पहले कौल सिंह ठाकुर जी का बयान आया था कि कुछ करना चाहिए, वो बहुत सीनियर लीडर हैं। ऐसे इनके चंबा पार्लियामेंट से आशा कुमारी बहुत सीनियर लीडर हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चुनाव जीत करके नहीं आए, लेकिन संगठनों का और सरकारों का बहुत अनुभव इन लोगों को है। बल्कि जैसा मैंने पहले कहा, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर वो अपने अपने ग्रुप का आदमी ऊपर बिठा करके रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है उसका फिर संगठन को नुकसान होता ही है, जैसा कांग्रेस के सीनियर लीडर्स आजकल चिंता प्रकट कर रहे हैं। जहां तक बीजेपी को लाभ का मामला है, बीजेपी की एक सीधा हम किसी विरोधी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं कि हमारी बीजेपी को कांग्रेस से क्या लाभ होता है। हमारी अपनी एक कार्य पद्धति है, उस कार्य पद्धति के हिसाब से हमारा संगठन चलता है, और जब सरकारी होती है तो संगठन और सरकार दोनों काम करते हैं। तो बीजेपी का काम तो लगातार चल रहा है और उसके कारण हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी के साथ साथ पदाधिकारी भी नियुक्त हो चुके हैं, जिला प्रदेश के हमारे मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, जिलों के हमारे मंडलों के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, जिलों के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। हमारा तो पूरा सिस्टम एक पूरी संविधान के अनुसार द्रुत गति से हमारा चलता है, बूथ लेवल तक हमारा संगठन है। जहां तक कांग्रेस का विषय है, इसमें मूल कारण ग्रुपिज्म है। कई बार आया कि फलां आदमी बन रहा है, फिर दूसरा ग्रुप दिल्ली चला गया, उसने उसको रोक दिया, फिर आया कि फलां बन रहा है, अब इसका दबाव है, फिर वो व्यक्ति दिल्ली चला गया तो उसने उसको रोक दिया। कभी मुख्यमंत्री जी चले गए, कभी उप मुख्यमंत्री जी चले गए, कभी प्रदेश की वर्तमान जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, एक बड़े परिवार से हैं, प्रतिभा सिंह जी, तो उनको भी जनी दिल्ली कई बार जाना पड़ा, तो उनके शायद नहीं माननी, किसी की भी नहीं माननी जा रही है। अब क्या कारण है वो कांग्रेस बता सकती है, लेकिन बीजेपी को इससे को लाभ है जो नुकसान है इसमें पर जो है वो सीधा सवाल रामलाल ठाकुर जी से ले लेते हैं। ठाकुर साहब, आप सतपाल सत्ती जी को सुन रहे हैं, आप क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? सतपाल सत्ती जी को रामलाल जी हम विधानसभा में भी सुना है, चाहे वो विपक्ष में थे चाहे वो रूलिंग पार्टी में थे, लेकिन इनको ज्यादा चिंतित कांग्रेस
की कार्यकारिणी न बनने से और प्रदेश में जो हमारे सीनियर लोग हैं उनकी चिंता कम करनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कह जाना चाहिए कि हमारे जो अखिल भारतीय लेवल के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, कारण क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी में झगड़ा है, इसलिए जो है वो नड्डा जी को बार बार जो है उनका कार्य जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे उसके बारे में मैं तो केवल सत्ती जी को याद दिलाना चाहता था कि कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में आपका क्या मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में जो है कोई खेमेबाजी नहीं है। और मुझे मालूम है कि जयराम जी को कैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, उन दिनों क्या क्या हुआ था। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके बाद जो घटनाएं घटी हैं और कहाँ कौन सा आदमी कौन से ग्रुप में है, ये प्रदेश के लोग भी जानते हैं। लेकिन आज सत्ती जी को मैं कहना चाहूँगा कि इन छोटी छोटी बातों पे मत जाओ, अपने घर को देखो कि अपने आपके घर में क्या हो रहा है। दूसरे के घर पे जो है वो निगाह रखना जो है, कि मैं कहूँगा ये शायद हमारी परंपराओं के भी खिलाफ है। पर आज मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में काफ़ी अरसे से हमारी जो है वो प्रदेश की कार्यकारिणी और जो हमारे जिला और ब्लॉक के जो हमारी कमेटीज़ हैं वो बननी है। उसमें अगर आप ये कहें कि जी फला आदमी गया वो रोक गया, दूसरा आदमी गया फिर रोक गया, ये तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष कैसे नियुक्त हुए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहाँ पे कौन किसके साथ चला है, किसके साथ नहीं चला है, वो प्रदेश के लोगों को भी मालूम है। और सत्ती जी आपको तो मालूम है, आपको तो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। और उसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि आपके होते हुए भी और आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में काम कर रही है, वहाँ पे कौन सा भाईचारा है और कौन सी संस्कृति है जो आज अपनाई जा रही है, उसके ऊपर अच्छा होगा कि आप इसके ऊपर जो है अपना समय जो है वो बर्बाद ना करें, केवल मात्र अपने परिवार के बारे में सोचें और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में किस प्रकार से चली है उसके बारे में सोचें। सत्ती जी आपने सुना होगा, इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। साहब जी 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 नहीं, मैं तो ठाकुर साहब यही बोल रहा हूँ कि वैसे तो आप सब लोगों का अंदरूनी मामला है, हमारी पार्टी का विषय है तो हमारा अंदरूनी मामला है, कांग्रेस पार्टी का विषय तो कांग्रेस के नेताओं का अंदरूनी मामला है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब हम चर्चा के अंदर आए हैं तो उसके नाते मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप जैसे जैसे सीनियर लीडर्स कांग्रेस के आज किनारे बैठे हुए हैं, मान लो आप लोग चुनाव नहीं जीते, लेकिन संगठन में तो ऐसे लोगों का सहयोग लिया ही जा सकता है। लेकिन उस चीज़ को दरकिनार करते हुए मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस में सहमति नहीं बन रही है, उसके नाते मैंने अपना विचार प्रकट किया है। मेरा कोई आपकी पार्टी के संगठन के अंदर कोई चोंच लड़ाने का मामला ऐसा मेरा विषय नहीं है। और मैंने तो कहा भी था, जब मुझे लगा पता कि चर्चा इस विषय पे है, तो मैंने भाई लोगों से भी कहा कि भैया ये अंदरूनी मामला है उनका। लेकिन जब चर्चा में आ गए हैं तो मैं विषय उठा रहा हूँ जो मुझे लगता है, तो मेरा दुर्भावना से विषय नहीं है। क्योंकि आप लोग जिनके नाम मैंने लिए, ऐसे और भी बहुत सीनियर लीडर कांग्रेस के अंदर होंगे जिन्होंने लंबे समय तक सर्व किया है। आप लोग अलग अलग पार्लियामेंट के अलग अलग बड़े लीडर हैं, जिनके मैंने तीनों के नाम लिए हैं। कोई कांगड़ा से है, कोई मंडी से है, कोई हमीरपुर पार्लियामेंट से है। तो सीनियर व्यक्ति को बनता है तो उसका लाभ भी मिलता है पार्टी को। मैं तो चाहूँगा कि कमज़ोर आदमी बने, अच्छी बात है। कोई नवा व्यक्ति आ जाए जिसको कोई दिन दुनिया का पता ना हो, लेकिन वो अच्छा है चले, तो बीजेपी को उसके बाद लाभ मिलेगा। आप जैसे लोगों से हमें टक्कर लेने में भी आनंद आएगा अगर आप जैसे लोग बनते हैं। तो उसके नाते मैं विचार प्रकट कर रहा था। जी जी, मेरे को दुर्भावना नहीं है ठाकुर जी आपसे। जो हिमाचल के जो आपके कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, कहीं ना कहीं दबी जुबान में एक चर्चा करते हैं, वो चर्चा आप तक भी पहुंचती होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी में आप भी सदस्य हैं, ताकि आला कमान हो, सरकार हो, संगठन हो और कार्यकर्ता के बीच कोऑर्डिनेशन जो है वो बन पाए, इसीलिए जिम्मेवारी आपको भी सौंपी गई है। क्या वजह मानते हैं कि आला कमान जो है, जो समस्या आप बता रहे हैं संगठन के लिहाज से, वो क्यों नहीं सुन पा रहा? ये देरी जो है वो कितनी भारी पड़ सकती है कांग्रेस के लिए? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारी पड़ने की बात नहीं है, लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है
कांग्रेस पार्टी जो है वो उनको जल्दी से जल्दी ये सारे हमारे जितने भी यूनिट्स हैं, चाहे वो ब्लॉक यूनिट हैं, चाहे वो जिला के यूनिट्स हैं, या हमारी प्रदेश लेवल की जो कमेटी है वो बन पाए, ताकि और मजबूती से हम प्रदेश के अंदर जो है सरकार की नीतियों को पहुंचा पाएं। और यही मैं कहूँगा, सत्ती जी तो खुश हो रहे होंगे क्योंकि हमारी कार्यकारिणी भी नहीं है। प्रदेश की सरकार की जो गतिविधियां हैं उनको लोगों तक ले जाने के लिए जो है वो शायद हमारे को दिक्कत भी आ रही हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, ये तो मैंने पहले भी कहा, ये प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। पिछली बार जो है वो चुनाव नहीं जीते थे। ये तो मैं कहूँगा प्रक्रिया है, प्रक्रिया के मुताबिक जो है कोई अंदर है कोई बाहर खुश होते हैं, कोई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सत्ती जी जो सच्चाई को जो है। आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी अपनी बात करिए जी। मैंने कहा आप बीच में बोल रहे थे। जी ठाकुर जी कहिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, नहीं अपनी बात पूरी कीजिए जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार को बने हुए 3.25 साल हो गए हैं। अब इस सारी गतिविधियों को लोगों तक ले जाने के लिए, और जब तक हमारे जो है वो फील्ड यूनिट्स अगर नहीं होंगे तो उसमें क्या है कि फिर सरकार की नीतियों को लोगों तक ले जाने के लिए दिक्कत आती है, ये मैं खुद मानता हूँ। लेकिन उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो चिंतित नहीं होना चाहिए, अपने घर को देखना चाहिए। अभी बरसात का मौसम निकल गया, बरसात के मौसम में कईयों के घरों के अंदर जो है वो पानी आता है। हम अपने घर को देखें पहले कि मेरे घर में पानी ना आए। दूसरे के घर में अगर पानी अंदर आ रहा है तो उसके बारे में पड़ोसी को नहीं चिंता होनी चाहिए, घर में रहने वाले लोगों को चिंता होनी चाहिए। और ये होना चाहिए कि मेरा घर जो है वो बरसात में भी बिल्कुल ठीक ढंग से जो है रहे और परिवार के सदस्यों को कोई दिक्कत ना आए। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबकी सोच है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी तो उनकी भी सोच यही होनी चाहिए, और चाहे कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी के भी हर व्यक्ति की यही सोच है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस विषय के ऊपर जो है वो हमारे को कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को, जो मैंने पहले ही कहा कि नड्डा जी मेरे बिलासपुर से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज सारी जगह यही बात नहीं है, पार्टी के अंदर भी। अब वो आरएसएस और बीजेपी के बीच में क्या खींचातानी है, मैं क्यों पूछूं को क्या खींचातानी है? वो तो इनको देखना है, आरएसएस को देखना है या भारतीय जनता पार्टी को देखना है। लेकिन आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूँगा कि छोटा सा प्रदेश है, और हमारा बिलासपुर जिला हिमाचल का छोटा जिला है। यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हमारा सौभाग्य है। कारण क्या है कि वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, वो आपके जो है वो समय भी पूरा हो गया, समय पूरा होने के बाद जो है वो नए आदमी की तैनाती नहीं हो रही है। पूरा मुल्क जान रहा है, पूरी दुनिया जान रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन विषयों के ऊपर हम सीधे तौर पे आए कि जो हमारे 3.25 साल का कार्यकाल है उसमें जो है वो लोगों की सेवा कैसे हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज बड़ा भारी, मैं कहूँगा तीसरी बार जो है लगातार जो है वो वर्षा का कहर हिमाचल प्रदेश पे आया है। इन विषयों के ऊपर अगर हम ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस पार्टी को। सत्ती जी आप सुन रहे थे, बहुत सारे आरोप जो हैं वो बीजेपी पर भी रामलाल ठाकुर जी लगा रहे हैं। जी मेरा ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसा रामलाल जी ने कहा है, नड्डा जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके समय पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भारतीय जनता पार्टी में भी आए हैं। देश के अंदर जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा के चाहे विधानसभाओं के, तो भारतीय जनता पार्टी अभी अगला जो बिहार का चुनाव है वो भी हमें ऐसे लगता है कि उन्हीं के नेतृत्व में शायद वो चुनाव आगे चले, जब हमारी हाईकमांड उसमें जो भी फैसला लेगी। लेकिन जहाँ तक आरएसएस और बीजेपी की बात ठाकुर साहब बोल रहे हैं, मुझे लगता है आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, उनका वह पार्टी पॉलिटिक्स उठ करके वो काम करने वाले लोग हैं, एक सांस्कृतिक संगठन है। मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को आरएसएस को बार बार बीजेपी के पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आरएसएस का कोई, जिसको हम लोग कह सकते हैं, ऐसा
नहीं राजनीति से कोई ऐसा उनका ताल्लुक़ रहता है, और वो तो एक सांस्कृतिक संगठन है और राष्ट्रवादी संगठन है। तो दूसरा, जहाँ तक हमारे विषय की बात है, संघ से हमें प्रेरणा जरूर मिलती है, संघ का आशीर्वाद हमें जरूर मिलता है। जो हम आज सब लोग अलग अलग संगठनों के अंदर काम करते रहे, चाहे विद्यार्थी परिषद के अंदर मैं पहले रहा, चाहे आज बीजेपी के अंदर है, तो प्रेरणा का स्रोत जरूर हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मूल हमारा है। लेकिन राजनीति के अंदर जहां तक विरोधी पक्ष के लोगों को लगता है कि संघ की राजनीति में, बातचीत में जो है आपसे जवाब लेना चाहूंगा। आप पिछले कुछ दिनों से लगातार मुख्यमंत्री को भी सुन रहे होंगे, मुझे लगता सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार मीडिया में ये बयान देते हैं कि बीजेपी भी गुटों में बटी है। मुख्यमंत्री लगातार इस पर जो है वो अपनी बात मीडिया में रखते हैं, आप पर प्रहार करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, सुक्खू जी तो अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, क्योंकि सुक्खू जी अब अपना तो कुछ बता नहीं सकते पौने 3 साल में क्या किया है। और ठाकर साहब बता रहे हैं कि हमें संगठन चाहिए क्योंकि हम सरकार की बातें लोगों तक पहुंचाएं। तो ठाकर साहब संगठन क्या पहुंचाएगा लोगों तक? कि कर्मचारियों की तनख्वाह कम कर दी गई, हिमकेयर बंद कर दिया गया, सहारा योजना की पेंशन लोगों को जा नहीं रही है, सामाजिक पेंशनें लोगों को 1-1 महीने बाद मिल रही हैं, और पेंशनधारियों को पेंशन टाइम पर नहीं मिल रही है, उनके जो मेडिकल बिल्स हैं रीइंबर्समेंट के वो वापस नहीं जा रहे, वो उनको मिल नहीं रहे हैं। तो संगठन की जरूरत मुझे लगता है कि क्या बताएंगे सरकार के बारे में? सरकार के बारे में तो बोल ही नहीं सकता कोई भी, आपकी सरकार की इतनी बुरी हालत है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं कि 5 गुटों में बंटी हुई है, तो 5 गुटों में बटी हुई है तो फिर क्यों आपको जो नगर निगम नए बने उसकी आपको चुनाव करवा देने चाहिए थे, हमीरपुर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और बद्दी बरोटीवाला के टाइमली 6 महीने के अंदर, ताकि चुनावों में पता लग जाता कि बीजेपी बंटी है या बीजेपी एकजुट होकर के तीनों नगर निगम पर कब्जा कर गई है। तो बीजेपी से तो उनको डरना ही नहीं चाहिए अगर हम 5 गुटों के अंदर बटे हुए हैं। हमारे पास बड़े नेता हैं, वो चाहे ऑल इंडिया लेवल पे जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, हिमाचल में जयराम ठाकुर जी हैं, ऑल इंडिया लेवल पे हमारे केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग जी हैं, जब प्रदेश में प्रोफेसर धूमल साहब हैं, आदरणीय शांता जी हैं, ऐसे बहुत सीनियर लीडर्स हमारे पास। एक बहुत बड़ी जिसको हम लोग कह सकते हैं विरासत है, वो उस विरासत के ऊपर हमें फख्र है। वो गुट नहीं है, वो हमारी विरासत का हिस्सा है, और उनसे सबसे हम सब लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि प्रदेश सरकार को कांग्रेस के सीनियर नेताओं को सुझाव देने चाहिए, रामलाल जी जैसे नेताओं को, अन्य जो आज मंत्री नहीं है, पुराने लोग हैं लेकिन किसी कारणवश बाहर हैं, वरना इस सरकार के कारण कांग्रेस की और कांग्रेस के संगठन की और सरकार की अगले चुनावों में क्या दुर्गति होगी, वो शायद आप सब लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि सरकार से कितने लोग विरोध में हो गए हैं आज की डेट में, कितना यानी गारंटियां कहाँ चली गई, लोगों के ऊपर किस तरह से बिजली के बिल थोपे जा रहे हैं, इंडस्ट्री जहाँ से भागी चली जा रही है। इन चीजों का सुझाव देना चाहिए सरकार चलाने में। अगर कोई संगठन में सुझाव आपके नहीं ले रहा तो सरकार में दे दो, कम से कम सरकार ही ठीक ढंग से चल पड़े। न सरकार ढंग से चल पा रही है, न संगठन ढंग से चल पा रहा है। चलिए इसी आरोप का जवाब जो है जाते जाते रामलाल ठाकुर जी से ले लेते हैं। ठाकुर साहब क्या कहेंगे? तो मैं कहना चाहूँगा कि सत्ती जी का इतना तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि आरएसएस की जो पृष्ठभूमि है वो इनको बहुत अच्छी लगी है, जीवन सुधार में भी शायद काम किया है, लेकिन ये जो सांस्कृतिक यूनिट जो आपने कहा कि जी ये तो पुराना है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सबके हैं। कांग्रेस के भी जो है ना एनएसयू के यूथ कांग्रेस से लेके लोग निकलते हैं, कोई सेवा दल से निकलते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना काम करने का तरीका है। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आप तो बिहार में पहुँच गए, आप हिमाचल में रहो, बिहार में क्या होगा ये बिहार के लोगों ने फैसला करना है। जो बिहार में हो रहा है वो मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। आज वोट चोरी हो रही है, खुले तौर पे कि वोट चोरी हो रही है। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हिमाचल प्रदेश में जब हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या वो कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी क्या हिमाचल प्रदेश में लागू हुई या नहीं हुई? साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी कृषक हैं, हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ है, ये कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में किसानों की तरफ को पहली बार देखा गया है। क्या पहले गेहूं का, मक्की का और हल्दी का क्या कोई समर्थन मूल्य जो है वो सरकार ने तय किया था? जो आज हिमाचल प्रदेश में इस सरकार ने जो है
समर्थन मूल्य जो है वो घोषित किया है। दूसरे मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू करी थी, आज केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के जो है सामने रख के हमारी सारी की सारी जो देय राशि भी है उसको भी रोक के बैठे हुए हैं। 3 वर्ष हो गए हिमाचल प्रदेश में। आप तो काम की बात कर रहे हैं कि जी काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा 3 सालों से हिमाचल प्रदेश में जो इस प्रकार का कहर जो है बरसात में जो है जो हमारे को देखने को मिला है, मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या उसमें क्या केंद्र सरकार की ओर से नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तीसरे चौथे नंबर के ऊपर हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश को जो है नड्डा जी और इतने भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो हिमाचल प्रदेश के हैं, जो हमारे पूर्व मंत्री जो है वो अनुराग ठाकुर जी हैं, क्या कहीं पे अपने हाईकमांड को आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मानवता के आधार के ऊपर जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, 429 लोग जो है वो उनकी जिंदगियां चली गई हैं, मकान जो है लोगों के चले गए हैं, आशियाने नहीं रहे लोगों के, तो उसमें केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली। जो मंत्री आते हैं वो भाषण देते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री आए थे, धर्मशाला में आए, लेकिन धर्मशाला में आने के बाद क्या हिमाचल प्रदेश को मिला, ये मैं कहना चाहता हूं। आज हिमाचल चलिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश जो है इस वक्त आपदा से जूझ रहा है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश को मदद की दरकार है, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की सियासत भी पूरे चरम पर है और इसी सियासत पर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं से ये बातचीत कर रहे थे। समय का अभाव है। आप दोनों ही खास मेहमानों का इस बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज की बातचीत में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश के कुछ अहम मुद्दों के साथ। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। धन्यवाद।